हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन नंबर 116 से 140 करने जा रहे हैं और ये हमारा पीसीएस मंत्रा टेस्ट 1 का लास्ट वीडियो है। तो आप अंत तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 116। एल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? पूछा है एल्बर्ट विधेयक विवाद किससे संबंधित है। पहला है भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव। ऑप्शन सेकंड, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक। थर्ड था आपका सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। तो इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी है आपका केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट और थर्ड। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है केवल फर्स्ट। ठीक है, तो इसका केवल फर्स्ट सही है। भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव का इसने जन्म दिया था एल्बर्ट विधेयक विवाद ने। और सेकंड या थर्ड ये गलत है। एक्चुअली सीपी एल्बर्ट जो एक कानून लॉ मेंबर थे, उन्होंने 1883 में इस विधेयक को लेके आए थे वो। इस विधेयक का कड़ा विरोध किया यूरोपीय मेंबर्स ने, जो भी यूरोपियंस थे। एक्चुअली इस जो इससे पहले प्रणाली चल रही थी न्यायपालिका में, वो कुछ इस तरीके से थी कि एक यूरोपीय न्यायाधीश या यूरोपीय मजिस्ट्रेट किसी यूरोपीय व्यक्ति का केस सुन सकते हैं, कोई भी इंडियंस उसका केस नहीं सुन सकता। तो इसके खिलाफ ये एलियड विधेयक आया और जिसकी वजह से भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? ऑप्शन ए फ्रैंक मॉरिस, ऑप्शन बी डोम मॉरिस, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी बेम मिलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए फ्रैंक मॉरिस। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मॉरिस द्वारा लिखित है। फ्रैंक मॉरिस का जन्म 1907 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। एक कैथोलिक सिविल इंजीनियर के बेटे फ्रैंक मॉरिस स्वतंत्रता के बाद भारत के कई प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक थे, जिनमें जो आज का मेन अखबार इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। खिलाफत आंदोलन कथन दे रखा है। कथन पहला, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। कथन सेकंड है, इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। पहला ऑप्शन है कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। ऑप्शन सेकंड, कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी, दोनों कथन असत्य हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो 118 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआत नहीं की थी। इस आंदोलन को अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने स्टार्ट किया, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम लोग थे, उनके बीच में एकता को बढ़ावा दिया, ना कि उनके बीच की दूरी। क्योंकि इसमें ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसपे व्यापक तौर पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के विरुद्ध अपना स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा था। और इसमें इसको पूरा सपोर्ट दिया था गांधी जी ने भी। ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन पूछा है। पहला है साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। सेकंड है साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। इसके कोड दे रखे हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी दोनों सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा और केवल सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत है, सॉरी इसमें गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन बी केवल गलत है। और
जो फर्स्ट है वो आपका सही है। इसमें 1927 में इसका गठन हुआ था। टोटल 7 मेंबर्स थे और जो सातों मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, कि इसमें कोई भी इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। यानी जो 1919 का एक्ट आया था उसके सुधारों के बारे में अध्ययन करना था, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी थी। वो 10 साल पे आपको देना था, लेकिन ये बहुत कुछ जल्दी आ गया था। और इसमें सारे जो लॉ मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से इसका कड़ा विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे इंडिया में। और इसी आंदोलन के दौरान ही लाला लाजपत राय को उनके सर पर एक लाठी लगी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। 120, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है कांग्रेस अधिवेशन, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी 1907 रासबिहारी बोस। ऑप्शन डी 1910 विलियम बेडर वन। तो इनमें से आपको गलत बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी, यानी 1907 में रासबिहारी बोस नहीं थे। ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही अध्यक्षता की थी। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। 1907 में जिस समय आपका जो कांग्रेस थी उसके दो टुकड़े हो गए, नरमपंथी और गर्मपंथी। तो उस समय जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी बोस ना हो, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता इस 1907 की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। एक्चुअली इस टाइम पे जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी घोष को चाहते थे, जबकि गर्मपंथी लीडर्स थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे कांग्रेस अधिवेशन का, जिसकी वजह से सूरत में स्प्लिट हो गया कांग्रेस का। और उसके बाद फिर 1916 में जाके दोनों नरमपंथी और गर्मपंथी लोग आपस में मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो 1907 का जो अधिवेशन है इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरत में इसका आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 1905 का जो अधिवेशन है ये बनारस में हुआ है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। जबकि 1910 का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था। आप इनमें से जो ऊपर के तीन हैं इनके आप पूरा एग्जैक्ट डेट और प्लेस दोनों ही याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? पहला, उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, जो मैं उग्रवादियों, सॉरी नॉट उग्रवादी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो इनमें से क्या हुआ था 1916 के अधिवेशन में? पहला है केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, इन दोनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में हुआ यह अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में आपके जो उदारवादी दल के नेता थे और गर्मपंथी दल के नेता थे वो दोनों ही एक साथ आए। इसी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आई। ठीक है, यानी दोनों ही काम ये 121 के, ये सॉरी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो उग्रवादी हैं इसकी जगह हम गर्मपंथी यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि उग्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन ए बकारउल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह। ऑप्शन सी आगा खान। ऑप्शन डी है आपका सर सैयद अहमद खान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ये ढाका के नवाब थे। ठीक है,
30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके नेतृत्व करने वाले थे इस बैठक के नवाब सलीमुल्लाह थे, जिनके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी थी, इसकी स्थापना जो 29 दिसंबर 1906 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष बकारउल मुल्क मुश्ताक हुसैन बने। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में एक निष्ठा भाव बढ़ाना था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, और कि हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। ये इसके उद्देश्य थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा बनी। 2 साल बाद एक लंदन में ब्रांच बनी इसकी, और इसके जो हेड थे या स्थापना करने वाले थे वो थे अमीर अली। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के बारे में है। जो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ये कांग्रेस के साथ आई 1916 में। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। सेकंड है, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से गलत पूछा है। विकल्प पहला, सेकंड, सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी सेकंड गलत है आपका। ठीक है, सन 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना हुई थी। इसी जो लीग बनी थी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, इसने एक गदर न्यूज़पेपर पब्लिश किया। ये न्यूज़पेपर हिंदी, सॉरी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला, और इसी न्यूज़पेपर के वजह से, गदर न्यूज़पेपर की वजह से, इस पार्टी का नाम भी गदर पार्टी हो गया। बाद में इसकी पूरी जिम्मेदारी लाला हरदयाल के कंधों पे आ गई, और इन्होंने एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में, और जहाँ से वो अपना सारा काम देखते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बोल दे रहा हूँ मैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी सोहन सिंह भाकना। अभी हम ये पढ़ ही चुके हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 123 में देखा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, और ये इसकी जो स्थापना की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, और यही इंडियन होम रूल सोसाइटी की देन थी इंडिया हाउस। ठीक है, यानी इंडिया हाउस की भी स्थापना इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा ही की गई, ना कि गदर पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 124 हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? यानी पेरिस से अब ट्रेनिंग लेके कौन आया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी हेमचंद्र कानूनगो, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो एक पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से एक ट्रेनिंग लेके आए थे, और ये 1908 में भारत लौटे, और इन्होंने इंडिया में आकर कलकत्ता के मणिकलता में एक बम कारखाना बनाया था। ठीक है, बम बनाने का एक कारखाना बनाया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। ऑप्शन ए फर्स्ट है आपका दांडी मार्च, ऑप्शन सेकंड है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन थर्ड है मैकडोनाल्ड अवार्ड, ऑप्शन फोर है पूना पैक्ट। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1342, ऑप्शन बी 1243, ऑप्शन सी 2134, ऑप्शन डी 1324। इन सभी को अपनी डेट के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए 1342। इसका कालानुक्रम व्यवस्थित है। सबसे पहले आएगा दांडी मार्च, उसके बाद आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड, देन आपका पूना पैक्ट, लास्ट में आएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इनकी डेट्स इस प्रकार से हैं, जैसे दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च
1930 से लेकर आपका 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अब सेकंड नंबर पे मैकडोनाल्ड अवार्ड आएगा, जिसमें 16 अगस्त 1932 को ये मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था। पूना पैक्ट आपका 25 सितंबर 1932 के बीच हुआ है। एंड इसी प्रकार से तृतीय गोलमेज सम्मेलन चली है आपकी 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई? किसने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी, ना कि भीमराव अंबेडकर। 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई। ये इसकी स्थापना आपकी 1932 में हुई है। इससे बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और जो हरिजन शब्द है वो भी इन्होंने ही दिया है, महात्मा गांधी जी ने ही दिया है। इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे, जबकि अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा भी कहा जाता था, ठक्कर बापा, इसके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, यानी इसकी स्थापना, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी हुई 1932 में। घनश्याम दास बिरला इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं हरिजन सेवक संघ के, जिन्हें इसी को नाम दिया गया। और जो आपके ठक्कर बापा थे या अमृतलाल ठक्कर थे, वो इसके सचिव रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 128। 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ऑप्शन पहला है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सेकंड है मद्रास प्रांत, ऑप्शन थर्ड है पंजाब प्रांत, ऑप्शन फोर है आपका बंगाल प्रांत। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ए है, ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड और थर्ड, सी है वन और थर्ड, ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, यानी पंजाब और बंगाल में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई 1937 के चुनाव में, जबकि संयुक्त प्रांत और मद्रास, इन दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, 1937 के चुनाव में आपका 1937 में चुनाव हुआ था, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुआ टोटल। जो 11 प्रोविंस थे उसमें से 6 प्रांतों में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। वो 6 प्रांत इस प्रकार से थे: यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा और बिहार। इन 6 प्रांतों में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनी, तथा 2 प्रांतों में, जिसमें असम और वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था, उसमें कांग्रेस और उसके साथ सहयोगियों ने मिलकर सहयोगी सरकार बनाई। जबकि 3 प्रांतों में कांग्रेस हार गई थी, उसमें आपके मुस्लिम लीग की ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें थे बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, यानी बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़कर और सभी जगह कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या कोऑपरेटिव हो। क्वेश्चन नंबर 129। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये क्वेश्चन पैट संध्यारी की में भी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का, ये सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1939 अगली साल ही त्रिपुरी अधिवेशन में भी पीटावी सिद्धारमैया को हराकर, जो गांधी जी ने सपोर्ट किया था जिनको, उनको हराकर फिर से अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जिसमें जीते थे, उसके बाद जब उन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसके बाद एक नए अपनी राजनीतिक संस्था का गठन किया, जिसका नाम दिया उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ।
निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? यानी द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये कब पारित किया था? 1938, 1939, 1940 या 41? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 1940। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में कब से पारित हुआ है? लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। जो वर्ड है पाकिस्तान ये बाद में दिया है। ठीक है। इस प्रस्ताव का प्रारूप था वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। सिकंदर हयात खान और फजलुल हक, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। सिकंदर हयात खान और फजलुल हक। ठीक है। इन्होंने इसको प्रस्ताव का प्रारूप बनाया और इसके अध्यक्ष बने थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1940 में इस प्रस्ताव को पारित किया। क्वेश्चन नंबर 131। लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। सेकंड, वॉयसरॉय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो लिनलिथगो प्रस्ताव का ये पार्ट है, यानी लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? पहला, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी दोनों ही गलत हैं, दोनों कथन। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। एक्चुअली ये 1940 में आया था, यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो रहा था उस समय। तो अ, भारतीयों से एक सहायता मांगने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, और इन्होंने कहा था कि भविष्य में हम, कभी इनको टाइम फिक्स नहीं किया था, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भविष्य में हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, और चीफ मिलिट्री कमांडर जो होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा, और सारे डिपार्टमेंट आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। सेकेंड ये था कि वॉयसरॉय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, तो ये गलत था, क्योंकि चीफ मिलिट्री कमांडर आपका ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, और ये पहला वाला भी गलत है, यानी दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया? ठीक है। ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था। ठीक है। और भी अलग अलग विचार हैं अलग अलग लीडर्स के इस क्रिप्स मिशन के बारे में, जो इस प्रकार से गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का है। अगर हिंदी में बात करूं तो इसे उत्तर दिनांकित चेक का है, यानी जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं की गई, और चेक तो दे रहे हैं लेकिन विदाउट डेट। ठीक है। ऐसे ही आपके पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र कहा है। ठीक है। ये परिवर्धित संस्करण मात्र है बस, और कुछ नहीं है। इस क्रिप्स मिशन से संबंधित आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में भी एक घटना है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली इन्होंने, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया था, प्रस्ताव पेश किया था, सॉरी। अब इस प्रस्ताव का एक भारी विरोध हुआ कांग्रेस के द्वारा, तो फिर बाद में इन्होंने जो कांग्रेस कार्यकारिणी थी उससे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? ठीक है। क्रिप्स मिशन का कौन कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता कौन से क्रिप्स मिशन से बात का वार्तालाप के लिए? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने ये वो क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रवक्ता बने थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है। इनके सहयोगी जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ना कि महात्मा गांधी। ठीक है। 1942 में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और यहाँ मुंबई के ग्वालियर टंक मैदान में
एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1942 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, और इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई, सतारा में बीवाई चौहान ने, तामलुक में मातंगिनी हजारा ने। ऑप्शन ए दे रखा है केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल थर्ड सही है, या डी में दे रखा है सभी सम्मिलित हैं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 135 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी केवल थ्री सही है। सॉरी, इसमें गलत पूछा था, यानी केवल थ्री गलत है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही में मैच्ड है, यानी बलिया में चित्तू पांडे ने ही सरकार बनाई थी, जबकि सतारा में बीवाई चौहान ने। लेकिन तामलुंग में मातंगिनी हजारा ने सरकार नहीं बनाई थी। एक्चुअली जो तामलुक में सरकार बनी, इस सरकार को कहा जाता था जातीय सरकार। और जो इसको बनाने वाले थे, एक्चुअली जिन्होंने मेन रोल की अदा किया, वो थे आपके सतीश सामंत। ठीक है, तो मातंगिनी हजारा नहीं थी, ये कौन थे? सतीश सामंत, जिन्होंने तामलुक में वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित का सही कालक्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सीआर फार्मूला, ऑप्शन सेकंड है लियाकत अली और देसाई पैक्ट, ऑप्शन थर्ड है बेबेल योजना। आप तीन सही कालक्रम में लगाना है, व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1 2 3, ऑप्शन बी में 1 3 2, ऑप्शन सी में 2 1 3 एंड ऑप्शन डी 2 3 1। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 1 2 3 आर करेक्ट। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो सी आर फार्मूला हुआ है 10 जुलाई 1944 को, यानी जुलाई 1944 में सी आर फार्मूला। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला दिया था उन्होंने। सेकंड लियाकत अली और देसाई फैक्ट हुआ है अप्रैल 1945 में, एक साल बाद। एंड बेबेल योजना 1945 में ही, लेकिन जून में 14 जून 1945 को बेबेल योजना की शुरुआत हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 2 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, ऑप्शन बी सिखों के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। तो किसने आपका 1945 के शिमला समझौते में हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदू महासभा। ठीक है, 1945 के शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसरॉय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए थे, और सभी लोग इस सम्मेलन में भाग लिए थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हों, सिखों के प्रतिनिधि हों, या अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि हों। लेकिन हिंदू महासभा 1945 में शिमला समझौते में शामिल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को विषय में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, ऑप्शन सेकंड भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, ऑप्शन थर्ड संविधान सभा के गठन की बात की गई। तो ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की बात हो रही है, क्या इसमें पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था? तो उपयुक्त में से सत्य पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 3, एंड ऑप्शन डी है आपका 1 2 एंड 3। तो अगर इसका करेक्ट आंसर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों ही सही हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः नकार दिया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, एंड एक फेडरल यूनियन रहेगा। एक संविधान सभा के गठन की बात की गई, और जो हमारी संविधान सभा बनी वो भी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद ही बनी, यानी उसी के अनुरूप बनी। ठीक है, जिसमें 389 मेंबर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी रहे। अगर अन्य तथ्य की बात की जाए भारत की आज़ादी के समय, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है,
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय क्लाइमेट एटली थे, तथा ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज षष्ठ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है आपका गांधी रेजिमेंट, ऑप्शन बी है नेहरू रेजिमेंट, ऑप्शन सी है पटेल रेजिमेंट, ऑप्शन डी आज़ाद रेजिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी पटेल रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन किया गया था, जो थी आपकी गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट तथा आज़ाद रेजिमेंट। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी एक रेजिमेंट था जिसे बोला जाता था रानी झांसी का रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी का रेजिमेंट। तो टोटल मिला के 4 रेजिमेंट थी, पहली गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट तथा महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो में जो भी समस्या है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।